नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। बंगाल चुनाव में राजीव जी ने जो कहा था उसका उल्टा हुआ, तो जाहिर है राजीव जी का नंबर तो लगना है। इस बार राजीव जी से मैंने तीखे तीखे सवाल किए, ये गलती कैसे हुई, सीधा लेके चलता हूं राजीव जी से। आप उन्हीं से पूछिए कि किस तरह भ्रष्टाचार और बेईमानी के साथ बंगाल का चुनाव जीता गया। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM में आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। इस बार जितनी गालियां आपको पड़ी हैं उससे ज्यादा मुझे पड़ी हैं। सब लोग कह रहे हैं कि राजीव जी को कुछ नहीं आता जाता। ये भविष्यवाणी कर देते हैं कि बंगाल में बीजेपी हारेगी, बीजेपी के बुरे दिन है और बीजेपी बम बम है। राजीव जी की जितने राज्यों में भविष्यवाणियां होती हैं गलत होती हैं। राजीव जी को कुछ नहीं आता जाता। अब राजीव जी मुझे ये बताइए कि अब आप राज्यों के चुनाव की भविष्यवाणी करना तो कर दीजिए बंद, क्योंकि भविष्यवाणियां होती हैं गलत आपकी। अब जो ये आपको लोग तरह तरह की आलोचना कर रहे हैं, अब आप सफाई देंगे कि भाई बेईमानी कर ली, लूट कर ली, ये तो कोई बात नहीं होती। ये तो ज्योतिष शास्त्र किस बात का। अगर मैं बेईमानी कर रहा हूं और आप पकड़ नहीं पा रहे हैं एडवांस में, तो फिर ज्योतिष गलत है। आप कह रहे हो ज्योतिष हर चीज जानता है, हर चीज बता देता है। चूके कहाँ आप? अब ईमानदारी से गलती स्वीकार करिए दर्शकों से कि चूके, गलती हुई या नहीं हुई, विस्तार से बताइए। दर्शक बड़े दुखी हैं, बहुत नाराज हैं। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये बता देता हूं मैं कि जैसे हम बात करते हैं बार बार कि वेदों का 6वां अंग है, चक्षु कहा गया है, ब्रह्म विद्या है। उस ब्रह्म को जानने के लिए आपके पास में सत्य को जानने की एक दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। तो ज्योतिषी होने के नाते आपको बता देता हूं, पहली बात, आज भी स्टैंड करता हूं, पिछले सारे राज्यों के चुनावों की भविष्यवाणी पर स्टैंड करता हूं कि मेरी सारी भविष्यवाणियां सही हैं और ये भविष्यवाणी भी सच है। ये बात दुर्भाग्य है क्योंकि चूंकि आप लोगों को उस विषय के बारे में पता नहीं और आप लोग तुलना करोगे उस बात से कि जैसे गोदी मीडिया को एक एजेंडा और वो प्रोपेगेंडा दे दिया जाता फॉल्स नैरेटिव का, तो ऐसे ही कोई बहुत सारे, मैंने बार बार आपके प्रोग्राम में कहा, 90% ज्योतिषी ऐसे हैं जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा पर आपको भविष्यवाणियां सुनाते हैं कि जी मोदी आएगा, कि जी वो तो भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आप किसी एक भी ज्योतिषी को, चैलेंज है मेरा, और जो मेरे पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले हैं उनको एक और चैलेंज मैं देता हूं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, चुनाव आयुक्त का और सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में रस्सियां बांध करके लाओ उन लोगों को, और लाओ उनको खोलते हुए कढ़ाई में, जैसे पुराने टाइम में यमराज के आगे दंड दिया जाता था ना, खोलते हुए कढ़ाई में डाल दिया जाता। हम तो डालने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हिंसा हो जाएगी। हम तो कह रहे हैं उस कढ़ाई के पास ले आओ तो वो सत्य उगल देंगे। तो अगर आपके पास वो अगर शक्ति नहीं है तो ज्योतिष पर प्रश्न चिन्ह उठाना तो बंद कर दीजिएगा। क्योंकि मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी संजय जी ये कहा था कि मेरे गुरु ने मुझे जो ज्योतिष सिखाई है और जो मैं ज्योतिष को समझ पाया हूं, क्योंकि ज्योतिष ब्रह्म विद्या है और मैं एक आध्यात्मिक पर्सन हूं। ज्योतिष सत्य को बताएगी, असत्य को नहीं बताएगी। या जहां तक आप बात कर रहे हो मैनिपुलेशन की, पकड़ने की बात, अरे आप बताइए, केवल अकेला व्यक्ति है, अकेला जोशी तो मैं हूं। 3 साल से बार बार भाजपा की कुंडली में कितनी बार, हजारों बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि छल कपट के सारे योग हैं। कितनी बार राक्षसी गुण मैंने बताए। आप नहीं पकड़ पाएंगे तो मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी तो हूं नहीं भाई। मैं तो अगर वो बातें कह रहा हूं तो वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी तो संदेश है, वो आम जनता के लिए भी संदेश है कि भाई आप सीधे सीधे, ये कोई चुनाव हुआ है क्या? आप एक स्त्री के खिलाफ आप चुनाव में सारी एजेंसियां लेकर के पहुंच जाओ तो वो तो चुनाव तो नहीं है, आपने उसको जबरन हटा दिया। वो आप हटा सकते हो क्योंकि भाई आप तो जब सत्ता में केंद्र में बैठे हो तो आप गुंडागर्दी करके कैसी हटाइए, उनको काउंटिंग में मत घुसने दीजिए, उनके वोट मशीनें बदल दीजिए, वो सब आपके कर्म है। और वो क्यों करता है कर्म, वो हमेशा हम आपके ज्योतिष के विषय में बात करते हुए करते रहते हैं। तो मैं आपको फिर अभी बताता हूं, दोबारा से इस चीज को, टॉपिक को ले लेता हूं क्योंकि मुझे तो फिर समय। ये देखिए, चुनाव जो है डिक्लेयर होता है जिस दिन 15 मार्च को 5 राज्यों का चुनाव। जब आप भविष्यवाणी की बात करते हैं संजय जी, आप ये क्यों भूल जाते हो? आज 5 राज्यों में चुनाव, आपसे ही प्रश्न पूछ रहा हूं आज आप मेरे से पूछते, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं जी, ठीक है। तो भाजपा असम में तो पहले से मौजूद थी, बंगाल जरूर उन्होंने कब्जा किया। कैसे कब्जा किया वो आप देख लो, वो तो आप किसी भी राज्य को कब्जा कर लो। वो अभी आप पंजाब में आप ऐसे भेज दो सारे, तो पंजाब भी कब्जे में आ जाएगा। और इसी तरह से आप कर्नाटक में भेज दो, कर्नाटक भी कब्जे में आएगा। भाई ऐसे नहीं तो ऐसे पहले आप एमएलए खरीदते थे, अब आपने ये सोचा कि सेंटर फोर्सेस भेज करके चुनाव आयुक्त को, पूरे चुनाव आयोग को कब्जा करके
और पूरी जो है क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट को कब्जा करके आप कोई भी चुनाव जीत लो, फिर तो वो कराने की जरूरत नहीं है ना चुनाव। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं संजय जी, दक्षिण भारत के भी तो 3 राज्य थे भाई। अगर आप मोदी का करिश्मा आप लोग देख रहे हैं, ये अंधभक्तों को जो कहते हैं, वो बार बार मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि जब हमारा मगज, हमारा जो एनालिटिकल ब्रेन है, जिसको हम, जो हमारा विजडम को कंट्रोल करता है, जो लगभग 40% होता है अच्छे स्वस्थ मनुष्य में, वो जब आपका जो है कमजोर हो जाता है तो आपके अंदर विवेक शक्ति खत्म हो जाती है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो। तो आज उन्हीं अंधभक्तों के सामने मैं कह रहा हूं संजय जी, 404 सीटें थी, 404 सीटें, 234 आपकी तमिलनाडु में, 30 आपकी पुडुचेरी में, 140 आपकी जो है उसके अंदर है केरल में। कितनी सीटें आई हैं संजय जी, जरा आप बताइए, आपने कोई आंकड़ा रखा है अपने पास में दक्षिण भारत में? मात्र 8। 404 में से मात्र आपको भाजपा को, जो नरेंद्र मोदी 12 साल से, आप तो कहते थे साहब वो तो बड़े अच्छे सितारे लेके पैदा हुए हैं, 2002 से मुख्यमंत्री बने थे और आज तक वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अरे भाई 12 साल से आप सत्ता पे काबू, जो सारी भारत की सारी शक्तियां आपके पास हैं, 404 सीटें, और मीडिया, गोदी मीडिया आपके पास है। 404 में से 8 सीटें अगर आई हैं, एक तमिलनाडु में है जहां तक मुझे याद है, अगर दर्शकों को करेक्ट कर देना अगर कहीं गलती हो जाए तो। राजीव जी दक्षिण में वो पहले भी नहीं थे। असम उनने ऐतिहासिक तरीके से जीता, असम में जीता, बंगाल में ऐतिहासिक जीता, दक्षिण में वो पहले भी नहीं थे। देश के अधिकांश भागों पे बीजेपी का कब्जा हो गया और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के बुरे दिन आएंगे अप्रैल। तो वही तो बीजेपी कहां कर रही है चूक? आपको बीजेपी के बुरे दिन आपको नहीं दिख रहे, मुझे तो दिख रहे हैं। मैं तो आपको कह रहा बीजेपी का सर्वनाश हो रहा, आप कह रहे सर्वनाश नहीं हो रहा। अरे भाई शुभेंदु अधिकारी, वही बता रहा, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का आदमी था। तो भैया जो बीजेपी का मतलब आप कहते थे ना आरएसएस की आइडियोलॉजी, कौन सा आरएसएस का प्रचारक है वो बताओ? तो वो तो नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस का आदमी है, वो कौन सा आरएसएस का प्रचारक, कौन सी आरएसएस की शाखाओं से निकल के आया है? भाई आप तो, अगर बीजेपी का बढ़ने का मतलब होता है अगर भगोड़ों को जोड़ लो शक्ति से, पैसे से, तो वो कोई पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं बढ़ी है। जो दक्षिण भारत के अंदर, क्योंकि लोगों के अंदर चेतना ज्यादा है, दक्षिण भारत में कॉन्शियसनेस ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, तो इसलिए वो आपके पाखंड को पकड़ते हैं। आपको देखिए लॉजिकली बात करनी चाहिए। अगर मैं नरेंद्र मोदी को महान मानता हूं, नरेंद्र मोदी ने तो काला चेहरा करके तमिलनाडु की धोती पहन करके वहां पर ड्रामा किया, तो वो प्रचार करने गए थे। उन्होंने दक्षिण भारत के तरह से लोगों को अपने डार्क कॉम्प्लेक्शन की भी तो फोटो चलाई थी नहीं चलाई थी? और वो लुंगी पहन लेते हैं वहां जाके जब दक्षिण भारत में प्रचार करते हैं। तो वहां 1 सीट क्यों आई है? आप इस पे भी तो सोचिए कि आप यहां तो आपने पूरा कब्जा किया, यहां चुनाव किया ही नहीं है। अच्छा वैसे लग तो अच्छे रहे थे लुंगी में, आपको अच्छे लगे नहीं लगे? मतलब स्मार्ट नहीं, लुंगी अच्छे लग रहे थे। अब वो अब तो गोरे चिट्टे तो हैं, गोरे चिट्टे तो हैं। पहली बार आपने कहा अच्छे लग रहे थे, आज तक नहीं कहा आपने अच्छे लग रहे थे। देखो अब ऐसा है, देखो वो आदमी अगर थोड़ा प्यार आने लगा आपको भी मोदी को? नहीं प्यार नहीं आने लगा। देखिए वो आदमी जो है थोड़ा सा ज्यादा सुंदर होता, रंग तो अच्छा है, थोड़ा सुंदर होता तो वो एक्टर होता है, पॉलिटिशियन तो वो है ही नहीं, कभी भी नहीं थे, कभी भी 1% भी उनके अंदर पॉलिटिकल गुण नहीं है। अगर पॉलिटिकल गुण होता तो डिप्लोमेसी पे सक्सेसफुल हो सकते थे। अब आप बताओ संजय जी, उसमें भी झूठी न्यूज चला दी कि साहब वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है नरेंद्र मोदी को बंगाल के चुनाव पर बधाई दी। अरे भाई ये, और जानते हो उसको जब पता गया कि व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता कोई देसाई है, उन्होंने बताया डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, ये सब फेक न्यूज नहीं है। वहां पर भी गुजराती मिल गया उनको, देसाई के व्हाइट हाउस का प्रवक्ता। अब डोनाल्ड ट्रंप को एक छोटे राज्य की भविष्यवाणी के लिए इसीलिए वो बैठा है, उसके पास दुनिया में 50 कलेश है पूरी दुनिया के लिए। भैया डोनाल्ड ट्रंप ने फिर तमिलनाडु में 1 सीट के लिए क्यों नहीं कहा आपसे? भाई आपको पता है दक्षिण भारत के लोग तो अमेरिका में सबसे ज्यादा हैं, अमेरिका में साउथ इंडिया के लोग सबसे ज्यादा, तो उसको तो दक्षिण भारत के बारे में भी मोदी से व्हाट इज दिस मोदी, यू आर जस्ट गॉट 1 सीट इन साउथ इंडिया। तो ये वो भी तो गाली भी तो दे सकता था, वो वैसे भी गाली देता रहता है। क्या, चलिए हम अपने विषय से भटक जाएंगे। तो ये चुनाव जो है हमारा 15 मार्च को अनाउंस होता है। इस समय की ये कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली, और इस कुंडली को मैंने पहले भी चर्चा किया था। देखिए इसमें सबसे बड़े हमने आपके दर्शकों को बताया था कि 9वां घर, पहले हम वहां से सिलसिलेवार शुरू करते हैं, फिर अपनी बात है जो आपको सोचना सोचिए, क्योंकि ज्योतिष को समझना आपको वास्तव में आपके अंदर दिव्य दृष्टि चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, तभी ज्योतिष को समझ सकते हैं। बाकी जो ज्योतिष आप देख रहे हो वो तो प्रोपेगेंडा का है, मीडिया है, वो गोदी मीडिया, ऐसे गोदी ज्योतिषी बन चुके हैं। संजय जी सिंह लगन की कुंडली 9वें घर को मैंने बार बार आपसे कहा कि संवैधानिक संस्थाएं 9th हाउस से देखी जाती हैं।
इस कुंडली में जो कुंडली मैंने दिखाई है, जब चुनाव अनाउंस होता है तो 9th लॉर्ड मंगल बुरी तरह से राहु केतु के साथ पीड़ित था। इसी तरह सूर्य भी इसमें शनि के साथ पीड़ित था और प्रजातंत्र का कारक शनि 8वें घर में था। इसका अर्थ यह होता है कि सरकार, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, पैरामिलिट्री, क्योंकि मंगल जो है दर्शकों आपको बताता है पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड आर्म फोर्सेज का सिग्निफिकेटर मंगल होता है। तो इसका अर्थ निकला कि सरकार, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि 9th हाउस से इलेक्शन कमीशन आएगा, सुप्रीम कोर्ट भी 9th हाउस से आता है, सभी एक डीप कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। 8th हाउस का मतलब होता है गुप्त योजना, जिसको कहते हैं सीक्रेट प्लानिंग, सिग्निफाई करता है स्पेशली ईस्टर्न डायरेक्शन में। सूर्य जो है ईस्टर्न डायरेक्शन में, इसलिए ईस्ट के जो राज्य आए, जिसमें आसाम आता है और बंगाल आता है, उन राज्यों का भी ये संकेत मिलता है, क्योंकि सन सिग्निफाई ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन जून इलेक्शन अनाउंस हुआ था, तब वीनस, उस समय शुक्र जो है 10th लॉर्ड 10th हाउस में था, लेकिन शनि से फिर भी एफ्लिक्ट हो रहा था। जब आपका इलेक्शन रिजल्ट आते हैं दर्शकों, ये इलेक्शन रिजल्ट जिस दिन आए उस समय की ये कुंडली है कि जो शुक्र जो है हमारे उस समय तक टॉरस राशि में आ चुके थे, तो तब भी वो शनि से पीड़ित हो रहा है, जिससे इन सभी इलेक्शन में फ्रॉड का और फ्रॉड के साथ साथ इनके स्कैंडल एक्सपोज होने का भी संकेत मिल रहा है। मतलब जो भी बंगाल में आपने जैसे सत्ता हासिल की है, ये दर्शकों याद रखिएगा, ये कोर्ट में चैलेंज होने जाएगा और साथ ही इसके सारे स्कैंडल उसी दिन से एक्सपोज होना शुरू हो गए। क्योंकि बार बार मैंने अपने ज्योतिष के प्रोग्राम में कहा है कि जब भी 10th हाउस का 8th हाउस का कनेक्शन आता है तो सीक्रेट प्लानिंग का एक्सपोज होता है। जो मैंने सेक्स स्कैंडल या करप्शन के स्कैंडल की जब भी बात की, किसी भी कुंडली में कभी भी किसी का फ्रॉड अगर पकड़ा जाएगा तो उसमें 10th हाउस और 8th हाउस का कनेक्शन जरूर है। ये रिसर्च है, आप लोग कभी भी अपने लेवल पर करिए, जो लोग ज्योतिष को जानते हैं, जिससे इन सभी इलेक्शंस फ्रॉड का स्कैंडल एक्सपोज होगा। और 11 मई को 11 मई को मंगल राशि बदलने जा रहा है संजय जी। हम 10 तारीख का प्रोग्राम है, सोमवार से कल से, के प्रवेश करने के कारण सुप्रीम कोर्ट में ये सारे के सारे इलेक्शंस का जो प्रोसीजर है सब चैलेंज होने जा रहा है। क्योंकि ये मंगल का गोचर भी आप देख लीजिएगा संजय जी, ये मंगल का गोचर है जब 11 मई को मंगल राशि बदल रहा है सोमवार को। अब मैं आता हूं उसके बाद में, तो मैंने ये कहा था, मैं बार बार उस चीज को कहा हूं, ये टीएमसी की कुंडली है दर्शकों। ये जो मैंने आपके इस प्रोग्राम में दिखाई थी कि भाई टीएमसी का जो है क्या नाम है, हारने का ना संकेत मिलने का कारण ये है, मीन लगन की कुंडली संजय जी, जो ज्योतिष का सिद्धांत है, जरा सा भी 1% ज्योतिष को समझता होगा। मीन लगन का स्वामी और धनु लगन का स्वामी जुपिटर होता है। जुपिटर उस समय ट्रांजिट में आज के डेट में 4थे घर से गुजर रहा है, 4था घर सिंहासन का होता है और जुपिटर की राशि धनु है जो 10वें घर को देख रही है। सत्ता किसी भी एंगल से जा नहीं सकती, ये चैलेंज है। आप कभी, ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि ज्योतिष या आपके सांसारिक पापों को लिए नहीं बनी है, ज्योतिष को सत्य को बताएगी, पुण्य को बताएगी, क्योंकि असत्य जो है पाप माना गया है। ज्योतिष पापी के बारे में जरूर बताती है, जो लगातार मैं आपको पापियों के बारे में 3 साल से बता रहा हूं। यह दुर्भाग्य कि आपका विवेचना, आपका विजडम उतना नहीं है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने, और करंट में इनकी दशा भी जुपिटर शनि की चल रही है। शनि भी इनके 10वें घर में लगन में चल रहा है, 10वें घर को देख रहा है। और तो मैंने कहा था ऑन द डे ऑफ काउंटिंग 4 मई 2026 को चंद्रमा भी इनके 9th हाउस में था, जो कि 5वें घर का लॉर्ड होकर के 2 त्रिकोण का कनेक्शन बन रहा था, ट्राइन का 5th लॉर्ड एंड 9th हाउस। इतनी बढ़िया पोजीशन थी कि किसी भी कीमत से जो ज्योतिष के अनुसार ये इलेक्शन जो है एक फ्रॉड इलेक्शन है। मतलब ज्योतिष के अनुसार ये जो ममता बनर्जी की जीत जो है निश्चित रूप से होनी चाहिए। रिजल्ट आपके पास में क्यों नहीं आए कि ये सब आपके बारे में, उसको मैं बताता हूं। एक छोटी सी कमी जरूर मुझे इसमें दिखी थी दर्शकों, मैं आपको जानकारी के बताता हूं। मेरे गुरुजी यही कहा करते थे कि ज्योतिष अपने आप में परम विद्या है, ब्रह्म विद्या है, कभी गलत नहीं होगी। ज्योतिषी गलत हो सकता है, भविष्यवाणी गलत होने के कई 2-3 कारण होते हैं, जिनको मैं साफ साफ बता दूं। या तो आपका टाइम जो आपको मिलता है कुंडली बनाने का वो गलत हो, दूसरा बात है कि इंफॉर्मेशन जो है पूरी ना मिले, आपके पास डेटा पूरे ना हो। हाँ, ये बात जरूर है कि छोटा सा प्रयास मुझे और करना चाहिए था, इसके लिए मैंने किया भी था अपने लेवल पर। आपको
आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने कुछ बड़े लोगों से 4-5 दिन पहले से ही कहा था, कुछ बड़े पत्रकार भी थे और कुछ सांसद भी थे टीएमसी के, कि क्या मैं ममता बनर्जी से मेरी 4 मई से पहले आप मेरी मीटिंग करा सकते हैं, लेकिन मैं अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया। मेरे नहीं, उन लोगों का ये कहना था कि ममता बनर्जी जी बहुत परेशान है, वो काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही है, या स्ट्रांग रूम के आगे वो बेचारी चक्कर काट रही है। एक औरत जो 15 साल से चीफ मिनिस्टर थी, उसके सारे प्रशासन को आपने वहां से हटा दिया गया। उसको कितना मानसिक प्रताड़ना, मेंटल टॉर्चर दिया कि बेचारी वो मशीनों की सेफ्टी के लिए भी वो रात-रात को अपने लोगों को साथ लेकर के वहां चक्कर काट रही थी। तो इसलिए मेरे से उन लोगों ने कहा कि भाई इस समय तो ममता बनर्जी से मिलना मुश्किल है, क्योंकि अगर कुछ कमी रिजल्ट में आएगी, पहली बात तो टीएमसी की हॉरोस्कोप बताती नहीं है कि वो सत्ता से बेदखल होगी। अगर कुछ कमी आएगी, थोड़ी बहुत सीटें कम होने की, वो आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ममता बनर्जी की हॉरोस्कोप में कुछ कमी दिख रही है, तो मेरे पास एक हॉरोस्कोप और मेरे को जो देखने को मौका मिला, तो उसके अनुसार मैं जरूर आपको कह सकता हूं कि ये ममता बनर्जी की 5 मई 2021 की हॉरोस्कोप है, जब उन्होंने पिछले कार्यकाल में शपथ ली थी। तो हमने एक रिसर्च में अगले प्रोग्राम में जरूर डिटेल में डिस्कस करूंगा, नहीं तो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। हमने पूरे आजाद भारत में महत्वपूर्ण नेताओं ने जब जब ओथ ली है, उसके ऊपर एक रिसर्च एस्ट्रोलॉजी पे हमने काम कर रहे हैं कि हम उससे देखें कि ये आदमी दोबारा रिपीट होगा कि नहीं होगा। जब हम ओथ लेते हैं, ओथ लेने का शास्त्रों में, हमारे ज्योतिष के मंडे एस्ट्रोलॉजी में बहुत महत्व बताया गया। राजा का राज्याभिषेक के नाम से चैप्टर है वो, कि अगर आपने गलत समय पे ओथ ली है तो आप एक तो सरकार चलाने में आपको मुश्किलें आएंगी, जैसे ममता बनर्जी को बहुत सारी मुश्किलें आई हैं। केंद्र सरकार ने पहले धनखड़ के रूप में बहुत एक राज्यपाल ऐसा भेजा जो बार बार परेशान करता था। फिर एक बंगाल हाईकोर्ट का एक जज था जो बार बार उनके खिलाफ जजमेंट देता था। और जो जिस तरह से आपको पता है कि जो आपका जो गोदी मीडिया के सहयोग से लगभग 2 साल से ज्यादा भाजपा, मोदी, शाह ने ममता सरकार का परसेप्शन पूरे देश में खराब करने का लगातार प्रयास किया था। जबकि ये लोग बीएचयू में, क्योंकि वो एक आरजी कर जो सेक्स स्कैंडल कांड था, उसमें किस तरह से ममता बनर्जी का परसेप्शन बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। जबकि ये लोग बीएचयू में एक छात्रा के साथ गैंग रेप में बीजेपी के आईटी सेल के मेंबर्स द्वारा अंकिता भंडारी कांड, हाथरस कांड, मणिपुर कांड, उन्नाव कांड पर चुप्पी साध लेते हैं। कौन से? गोदी मीडिया, कुछ फिल्मी एक्टर्स और बाकी जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट और भी पत्रकार भी उसमें कुछ शामिल हैं। ये कभी भी इनके बारे में नहीं बोलते हैं। उन्नाव कांड कॉर्पोरेट भी इनको फंड करता रहा। कुछ ग्रीडी फिल्म एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने भी इनके साथ दिया और फर्जी फिल्म बनाकर एक एजेंडा और नैरेटिव सेट करने में ये लोग शामिल थे। ये सभी लोग किसान आंदोलन, दलित, महिला, गरीब, आदिवासी उत्पीड़न, पर्यावरण, अरावली कांड जैसा जो हुआ था, महिला खिलाड़ियों पर अत्याचार के मामले में, इकोनॉमी, भ्रष्टाचार, महंगाई, गिरता रुपया, भारत की छवि, फेल्ड डिप्लोमेसी आदि पर सभी लोग ये चुप रहते हैं, ये भूल जाते हैं। तो ये इस कुंडली में जो ओथ की कुंडली है, उस कुंडली में मैं संजय जी कर्क लगन में इन्होंने ओथ ली थी। 5 मई 2021 को ममता बनर्जी ने सुबह 10:43 पे ये शपथ ली थी पिछली बारी। उस शपथ में लग्नेश, किसी भी कार्य के सफलता असफलता के लिए देखा जाता है, लग्नेश, सूर्य और चंद्र ये पीड़ित नहीं होने चाहिए, कमजोर नहीं होने चाहिए। इन्होंने ये जरूर किया था कि 8वें भाव में चंद्रमा चला गया, वहां पर संकेत गड़बड़ आ रहा था। एक और हॉरोस्कोप है, हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें ये संजय जी ये वाली हॉरोस्कोप है। जब इसका 10वां घर हम देखेंगे उस ओथ का, उसमें भी शनि जो है कि शनि 8वें घर का स्वामी, शनि 10वें घर में प्लेस था। यहां से एक संकेत मिल रहा था कि इनको इस सरकार चलाने में कोई दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें आने के साथ साथ कि वापस इनको सत्ता में आने के लिए कुछ परेशानियां जरूर आ सकती हैं। बाकी तो संजय जी आप जानते हैं कितना हमारे यहाँ न्याय बचा है और कितना न्याय मिलने वाला किसी को मिलता है। उस बातों पे जाने का कोई फायदा नहीं है। ये डेट ऑफ अनाउंसमेंट की इलेक्शन थी, तो मेरी तरफ से मैंने जो आप लोगों को बताया कि ममता बनर्जी की पार्टी किसी भी रूप में सत्ता से बाहर नहीं हो सकती है। एक जानकारी के लिए और बता देता हूं, कुछ पत्रकार तो मेरे, पहली बात तो आपको एक पत्रकार से बात हम भूल जाएंगे, सॉरी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल खुल जाने के लिए, नेशनल चैनल खुल जाने के लिए बधाई। आपको याद होगा जब पिछले से पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था, मैंने कहा संजय जी
बुध अभी नीच का है, बुध सिग्निफिकेटर होता है मीडिया का, कम्युनिकेशन का, पत्रकारों का भी। और मैंने कहा मेष राशि में जैसे ही आएगा तो मई राशि में शायद अप्रैल एंड में या मई फर्स्ट वीक में ही आया है, और आपकी जैसी डेट पड़ी और आपका चैनल खुल गया। और आप सोचिए 2-3 और भी मेरे जानने वाले हैं। एक प्रेम कुमार जी मेरे आपसे पहले से मेरे से परिचित हैं, वो बहुत परेशान हो रहे थे, उनका भी चैनल बंद कर दिया गया। संजय जी जब उन्होंने मुझे फोन किया, मैं प्रेम कुमार जी दर्शकों आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, प्रेम कुमार जी बेचारे बहुत साधारण किस्म के व्यक्ति, उनका परिवार का खर्चा चला, बहुत अच्छे इंसान है, व्यवहार बहुत अच्छा है, और बहुत विद्वान आदमी भी हैं, बहुत विद्वान है। और आप सोचिए मैं उनसे 16 साल से जुड़ा हूं, 16 साल पहले से मेरी जान पहचान है। सबसे पहले पॉडकास्ट उन्होंने किया था नोएडा में, तो तब से मेरा उनके रेगुलर बातचीत होती रहती है। तो प्रेम कुमार जी बहुत परेशान थे। प्रेम कुमार जी की जब मैंने हॉरोस्कोप देखी तो वहां परेशानी मुझे दिखाई दे रही है, प्रेम कुमार जी संकट बहुत गड़बड़ है। तो मैंने जो उनसे हनुमान जी की भक्ति करने के लिए कहा, मैंने रोकिएगा मत। तो जब आपकी न्यूज आई है, मैं तो ट्वीट बनाकर सब लोगों को शेयर कर रहा था, तो उस समय प्रेम कुमार जी के मिस कॉल आ रहे थे बराबर। तो प्रेम कुमार जी ने कहा सर मेरा भी चैनल खुल गया। तो देखो आपने तो वकील किए थे, आप तो सिब्बल साहब के साथ गए, लेकिन प्रेम कुमार जी को हनुमान जी की भक्ति, मैंने उसी समय फोन किया, मैंने देखो प्रेम कुमार जी अब रोकना मत हनुमान जी की जो प्रेयर को, ये आपके लिए हमेशा काम करेगी। तो वो प्रेम कुमार जी इस तरह से उनका चैनल भी खुल गया। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि बेचारे के बच्चे किसी तरह से पल रहे हैं, वो मैं सब जानता हूं उनके परिवार के बारे में। तो संजय जी मैं आपको इसलिए बार बार ये कह रहा हूं कि देखिए हम लोग अभी तक ज्योतिष को सीख नहीं पाए। देखो ज्योतिषी आपके भाग्य को बदल नहीं सकता, याद रखिएगा। आप कभी जीवन में लाकर, संजय जी आप इस बुक को जरूर मंगवाइएगा, या दर्शक आपके जो हैं इस बुक को लाकर ज्योतिष तत्वांक को जरूर पढ़िए, इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं। तो मैं आपको ये जो बताने जा रहा था कि भाई इसका हटाने का षड्यंत्र कैसे हुआ, कि देखिए पहली बात तो जो है ज्योतिषी को ये जो ज्योतिष को समझना चाहिए। मैंने बार बार आपके प्रोग्राम में कहा है कि पाप क्या है, ये राइटअप मैंने पहले भी शेयर किया था। पाप को जानना चाहिए आप लोगों को। आप पाप को समर्थन कर रहे हो, आप पाप के लिए जश्न मना रहे हो। आपने सरेआम इलेक्शन फ्रॉड कराया और उसको आप कह रहे। तो पाप हमारे वेदों में कहा गया, मिथ्या भाषण, फेक न्यूज, फॉल्सहुड, फेक नैरेटिव, प्रोपेगेंडा करना ही पाप कहा गया है। अविद्या, इग्नोरेंस को सबसे ज्यादा बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि ये सभी अवगुणों का जो है कारण होता है। मिथ्या भाषण, मिथ्याचार का, इग्नोरेंस ही संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। दुनिया भर में हो चुके अथवा हो रहे सभी पापों का मूल कारण इस इग्नोरेंस के कारण ही दुराचारी, मिथ्याचारी, मिथ्यावादी, मिथ्यामानी, मिथ्याकारी पापी लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने लगते हैं। तो संजय जी इसलिए बता रहा हूं ये। पहली बात, एक सज्जन का और मेरे पास फोन आया था। संजय जी ऐसा नहीं था, मेरे पास 4-5 दिन पहले, एक हफ्ते पहले ही कुछ लोगों ने व्हाट्सएप की पोस्ट भेजी। एक बहुत विद्वान आदमी है जो मेरे बहुत बड़े प्रशंसक भी हैं, ज्ञानी आदमी, उनका परिवार ज्योतिषियों का परिवार है, कि आचार्य जी आपकी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। वो मुझे वार्निंग कर रहे थे कि आचार्य जी आपकी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी, पहले से मशीनें सेट हैं। और उन्होंने कोई वीडियो भी भेजी। इसी तरह किसी ने बाहर से, विदेश से भी किसी ने एक पोस्ट भेजी। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि मैं इन सब चीजों से अपने आप को बदल नहीं सकता। अगर मैं ज्योतिष के सिद्धांतों पर नहीं बोलूंगा और ज्योतिष के फंडामेंटल्स को नहीं बताऊंगा, जो कि कभी गलत नहीं हो सकते हैं। देखिए जो मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं संजय जी, अगर जोहरान ममदानी, जिसको मैं कभी मिला नहीं, अमेरिका का इलेक्शन मैं अगर प्रिडिक्ट कर रहा हूं और वो सक्सेसफुल हो रहा है, 6 महीने पहले कह रहा हूं, ईरान को मैं कभी गया नहीं, ईरान, इजराइल, अमेरिका की कुंडली को मैं चर्चा करता हूं, उन्हीं सिद्धांतों पर काम कर रहा हूं, रिजल्ट आ रहे हैं। आपके यहाँ क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि भारत की कुंडली में भी तो हमें देखना पड़ेगा। भारत की कुंडली में भी इस समय पाप ग्रह की दशा चल रही है, जो राहु के नक्षत्र में। तो भारत में केवल और केवल जो है आपको अधर्म और पाप ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसका आपके संकेत आपके सामने ये बंगाल का और आसाम का चुनाव है। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले उन सज्जन से जब मेरी बात हुई, जो विद्वान व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, तो वो कह रहे आचार्य जी ये शास्त्रों में भाई ज्योतिष जो है एक वेदों का अंग ही तो है। तो दर्शकों फिर मैं आज आपको सामने बता देता हूं कि वेद के ये 6 लिंब है, ये जरूर आपके पास राइटअप अगर आपके पास होना चाहिए। वेदों के 6 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है। शिक्षा, इसमें क्या है? शिक्षा जिसको वेदों का नाक कहा गया है, कल्प जिसको वेदों का हाथ कहा गया है, व्याकरण जिसको वेदों का माउथ कहा गया है, निरुक्त जिसको एटिमोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको कान कहा गया है, छंद जिसको पैर कहा गया है, ज्योतिष जिसको चक्षु कहा गया है।
तो शिक्षा के अंदर हमारे स्वर और वर्ण और भाषा आदि के उच्चारण का ज्ञान आता है। कल्प में रिचुअल्स का ज्ञान है, यज्ञ के नियम, काल का ज्ञान आदि आदि। ग्रामर हम लोग सब समझते ही हैं, व्याकरण। निरुक्त कहते हैं एटिमोलॉजी, स्टडी ऑफ द ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को कैसे बनाना, इन शब्दों के आधार पर उनका एक्सपेंशन करना, मीनिंग निकालना, अर्थ निकालना, फॉर्म्स निकालना, उनकी इंटरप्रिटेशन, यूजेज, ये हमारा निरुक्त है। और छंद रेफर्स टू मीटर रिदम, हम किसी श्लोक को कैसे गाते हैं, किन नियमों के आधार पर, वो है। और ज्योतिष, यज्ञ का विधान, विशिष्ट काल की गणना, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, all the knowledge which are used in the growth and prosperity of human beings। मतलब आज का वर्तमान का जो कलयुग है, उस कलयुग के जितने भी मनुष्य के विषय हैं वो ज्योतिष के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं, ज्योतिष के द्वारा ही पता लगते हैं। मैंने आप लोगों को ये बार बार ये कहा कि आध्यात्मिक दृष्टि से जो है वेस्ट बंगाल का इलेक्शन को हम जब बात करते हैं तो ये एक राइटअप जरूर शेयर किया गया कि क्या ये अधर्म हुआ है, तो उसको समझना चाहिए दर्शकों। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन रिजल्ट्स क्या मोदी शाह भाजपा की अधर्मी सत्ता का अंत होने की अंतिम चेतावनी है काल द्वारा। आपको पता है कि बृहस्पति संहिता के अनुसार, मैंने बार बार कहा, ग्रहों के, देखिए मोदी शाह का दोष नहीं है, भाजपा का दोष नहीं है, ये ना आरएसएस का दोष है, ये हमारे ग्रहों का कारण है कि उनसे ये सारे पाप करवाए जा रहे हैं। और जब तक वो लोग एक्सपोज नहीं होंगे तब तक आप लोग सत्य को नहीं जानेंगे और ये सत्ता से बाहर नहीं हो सकते। आप जितनी मर्जी पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिए, किचने बना लीजिए, देखिए आपकी बातें जनता तक नहीं पहुंचाई जा रही, ना पहुंचाई जाएंगी। पहुंच भी रही है तो वो बदल दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन ग्रहों के कारण। बृहस्पति संहिता के अनुसार मैंने बार बार आप लोगों को बताया, ग्रहों के अधीन ही यह संपूर्ण संसार है, ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। काल का ज्ञान, knowledge about the time which forms according to planetary combinations and alignments भी ग्रहों के अधीन है। सभी श्रेष्ठ मनुष्य, राजनेता, संस्थाएं, साधु, संत, महात्मा, अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति भी ग्रहों के अधीन होते हैं। ये ग्रह ही हम सभी को, हमारे सभी कर्मों को, अच्छे या बुरे के फलों को देने वाले होते हैं। सक्सेस एंड मिजरी, महाभारत का संदेश याद रखिएगा दर्शकों। इन लोग कर तो लिया, दंड तो मिलने वाला है इन लोगों को। इन्होंने जो छल कपट किया है वो आएगा। द कर्मास ऑफ ए पर्सन चेजेस हिम इन एवरी बर्थ। Karmas recognize its doer just as a calf, बछड़ा, recognize her mother, cow, even in herd। मतलब एक झुंड में भी एक गाय का बछड़ा जिस तरह अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसे ही आपके कर्म आपके छूटने वाले नहीं है। अमित शाह, मोदी, आरएसएस, भाजपा, इनको इनके दंड तो मिलेंगे मिलेंगे। ये एक पुस्तक जरूर देखिए, हम लोग जब ज्योतिष पढ़ रहे थे तो हमारे राव साहब कहा करते थे कि किसी और दर्शकों आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए। जब तक ज्योतिष के बारे में आप वेद और ब्रह्म विद्या के रूप में इसको स्वीकारेंगे नहीं, तब तक आप ज्योतिष आपकी समझ में आएगी नहीं, आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा। ये है कर्मा एंड रीबर्थ की बुक, बहुत अच्छी बुक है। तो उसी बुक के अनुसार कर्माज ऑफ ऑल प्रीवियस बर्थ 84 लाख। कर्माज को 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये बताना कि ज्योतिष है क्या। आप समझते हैं कि ज्योतिषी आपके भाग्य को बदल देगा, कर्म आपने किए नहीं। आप घर में बैठे रहिए और सोचिए मोदी चला जाएगा, कैसे चला जाएगा? तो आपको कर्म तो करने पड़ेंगे। उसी चीज को आगे बढ़ता हूं। कर्माज ऑफ ऑल प्रीवियस बर्थ, 84 लाख योनियों के जो बर्थ हमारे सनातन धर्म शास्त्रों के साथ, वो संचित कर्म कहे जाते हैं। कर्माज अलॉटेड फ्रॉम दिस संचित कर्म, उन संचित कर्मों से जो कर्म अलॉट किए जाते हैं इस बर्थ में, उसको प्रारब्ध कहा गया, डेस्टिनी। याद रखिए, हम सभी की हॉरोस्कोप प्रारब्ध कर्म की ही बैलेंस शीट है, डॉक्यूमेंट है। हमारा जो कुंडली है वो प्रारब्ध कर्म की, डेस्टिनी की एक डॉक्यूमेंट है, बैलेंस शीट है। तीसरे आता है कर्माज, दे आर इन विच यू कैन एक्सरसाइज। और तीसरे प्रकार के कर्म होते हैं क्रियामान कर्मा, द कर्मा इन विच यू कैन एक्सरसाइज योर फ्री विल। तो उन पंडित जी से जब मेरी बात होती थी वो फ्री विल की बात करें, तो मैं आज बता देता हूं कि फ्री विल भी जो है आपके इसी हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है, इसी हॉरोस्कोप में डेस्टाइन्ड है, डेस्टिनी में दिया कि कौन सी फ्री विल यूज करके आप क्या बन सकते हैं। तो क्रियामान कर्म कहते हैं व्हाट शुड बी डन इन दिस वर्थ। और इन दी हॉरोस्कोप 9th हाउस, जिसको हम भाग्यस्थान कहते हैं, गुरु, चेतना, भाग्य, नैतिकता, न्याय, कॉन्शियस माइंड, दया, करुणा, अध्यात्म, रिलीजन और रिलीजियस प्लेसेस को सिग्निफाई करता है। और 10वां घर हमारा ऑल टाइप्स ऑफ कर्मास का होता है। 11वां घर हमारा होता है फ्रूट्स, जिन कर्मों के जो फल मिलने वाले हैं, अचीवमेंट्स, फ्रूट्स।
अचीवमेंट, सक्सेस, एम्बिशन एंड डिजायर। ये 3 हाउसेस हमारे फ्री विल हाउस है। मैं पंडित जी को, उनको जिन्होंने मुझे फोन किया था, जिन्होंने मेरे शुभचिंतक भी हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस ये हमारे फ्री विल हाउस है। इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, सब ग्रहों के आगे बंधे हुए हैं। 9, 10, 11 इन हाउस को आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हो, जो इस जीवन में आपको कितना ही पढ़े लिखे हो, गरीब हो, अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनकी शुरुआत पकड़िए कहां से होती है, 9वें घर से। 9 से 10 जाएंगे, 10 से 11 जाएंगे। तो 9th हाउस क्या है? मॉरलिटी का, इंपैथी का। अगर आपके अंदर मॉरलिटी, इंपैथी नहीं है, गुरु आपके साथ नहीं है, मतलब गुरु का मतलब है नॉलेज, कॉन्शियसनेस, हायर नॉलेज कहा गया 9th हाउस को। जस्टिस, अगर न्याय की आपके अंदर उसको महत्व नहीं समझते हैं, तो आप ये देखिए कर्मास भी आपको कभी सफल नहीं होने देंगे ना। 9th हाउस इज द फाउंडेशन ऑफ 10th हाउस एंड फाइनली 11th हाउस। ये फॉर्मूला बनता है 9 से 10, 10 से 11। भाजपा की हॉरोस्कोप में मैंने बार बार कहा, 3rd हाउस, 9th हाउस की एक्सेस सभी पाप ग्रहों से पीड़ित है। इनकी हॉरोस्कोप में गुरु चंडाल योग, कपट योग, नाना प्रकार के मनोरोग, अन्य सभी राक्षसी प्रवृत्ति के पाप कर्मों में लिप्त होने के ग्रह योग हैं। अतः इनसे न्याय, संविधान, प्रजातंत्र, जनता के फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम, वोट की इंपॉर्टेंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का सम्मान, देश की विश्व में छवि, सॉवरेनिटी, डिप्लोमेसी, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, मॉरलिटी, इथिक्स, जुडिशरी, प्रजातंत्र में ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट इलेक्शन कराना आदि के महत्व और सम्मान की अपेक्षा करना विश्व और देशवासियों की मूर्खता है, क्योंकि उनकी कुंडली में है ही राक्षसी गुण, और राक्षसों से क्या आप क्या उम्मीद कर सकते हो? ग्रह ही हमारे कर्मों की प्रेरणा बनते हैं, याद रखिएगा। और मैंने आपको ये कहा भी था कि देखिए, आपको याद होगा, दर्शकों याद रहे, त्रेता युग में रावण जो ऋषि पुत्र और श्रेष्ठ ब्राह्मण महाज्ञानी शिव भक्त था, जिसकी नाभि में अमृत होने के कारण वो एक तरह से अमर था, इसलिए उसका अंत करने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा। स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा था। तो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती एक की थी, सीता जी का छल कपट के साथ अपहरण करना। एक गलती की थी उसने अपने जीवन में। इतना बड़ा शिव का भक्त आज तक हमारे सनातन धर्म के साथ अनुसार कोई नहीं हुआ रावण के बराबर। और वो ऋषि का पुत्र था, राक्षस पुत्र नहीं था। राक्षस तो वो अपने कर्मों के कारण बन गया था। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती सीता जी का छल कपट के द्वारा अपहरण करके लंका ले जाने की। इसी नारी अपमान के कारण उसका अंत हुआ। ये उसकी मृत्यु का कारण भी बना। याद रखे, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण चीज है दर्शकों, ध्यान से सुनेगा। ठीक इसी तरह नरेंद्र मोदी, शाह, भाजपा और संघ समर्थित सरकार पिछले लास्ट 12 ईयर्स में अनेक अधर्म और पापों का सहारा लेकर देश और देशवासियों के अनेक कष्टों, दुखों और अपमान का कारण बनी हुई थी। लेकिन 23 एंड 29 अप्रैल 2026 को हुए वेस्ट बंगाल इलेक्शन, उसके बाद 4 मई 2026 को अनेक प्रकार से धांधलेबाजी करते हुए इन्होंने 15 साल से शासन कर रही एक साधारण तपस्वी ब्राह्मण महिला मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार की सारी शक्तियां चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से हटाया गया, अपमान किया गया। हराया नहीं गया, वो हरा नहीं पाए हैं, हटाया है उन्होंने। ये इनके पाप के घड़े के ताबूत में अंतिम कील साबित होने जा रहा है। ये इनके पाप के घड़े के ताबूत में अंतिम कील साबित होने जा रहा है। इतना ही नहीं, इनकी नारी शक्ति से घृणा की एक और तस्वीर देख लीजिएगा संजय जी, सामने आई। पहली नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में महिला को सार्वजनिक रूप से नंगा घुमाने की, जिसमें कई सारे इनके समर्थक, भाजपा की सरकार है ना वहां, उसका मजाक उड़ाते हुए दिख रहे थे। यहां बीजेपी की सरकार है। इसमें एक पुरुष, अभी आपने देखा होगा, किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, मोदी ने, अमित शाह ने, योगी आदित्यनाथ ने या मोहन भागवत ने, कि अभी आपने देखा जब चुनाव के रिजल्ट आए, जिसमें एक पुरुष ममता बनर्जी की तरह सफेद साड़ी पहने हुए है, लोग उनके हाथों को बांधकर एक रस्सी में सड़क पर घसी खींचते हुए ला रहे हैं। सैकड़ों की भीड़ उसका मजाक उड़ाते हुए आनंद ले रही है। यही नारी शक्ति के प्रति मोदी, शाह, आरएसएस, बीएचपी, आदित्यनाथ, पूरी भाजपा, आईटी सेल, अंधभक्तों की मानसिकता है। क्योंकि इनमें से किसी ने भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा नहीं की, जबकि इन सभी को यह पता है कि रिजाइन करने तक वो वहां की मुख्यमंत्री थी, एक संवैधानिक पद पर थी। ये नरेंद्र मोदी, पूरी सरकार, भाजपा का तंत्र कितना मानसिक रूप से कमजोर है कि जब एक बच्चे ने नरेंद्र मोदी के 2014 में
सरकार बनाने से पहले महंगाई, गिरता हुआ रुपया, पेट्रोल डीजल गैस के दामों पर अटैक करते हुए पुरानी सारी वीडियोस का कलेक्शन एक रील के फॉर्म में कंपाइल करके रिलीज किया, आज के वर्तमान हालत से जोड़ते हुए दिखाया, जो इतना वायरल हो गया कि उसके करोड़ों व्यूज आए। तो और उसको सरकार ने डर के मारे, इस ताना सरकार ने कार्रवाई करते हुए उस पर रोक लगा दी। इससे पता लगता है कि ये मानसिक रूप से बेहद कमजोर और डरे हुए हैं। 11 देखिए संजय जी, आप ध्यान रखिएगा, 11 मई को ये भारत की कुंडली है दर्शकों, ये भारत की कुंडली है, ये भारत की हॉरोस्कोप दिखा रहा हूं, देख लेना। 11 मई 2026 को लगभग 12:38 पर मंगल मार्स राशि बदलकर शनि का साथ छोड़कर अपनी मेष राशि एरीज में प्रवेश कर रहे हैं, साइन में प्रवेश करने जा रहा है। इस समय ब्रह्मांड में सिंह लगन लियो एसेंडेंट उदय हो रहा है। मंगल इस लगन के लिए जुडिशरी, नैतिकता, न्याय, मॉरलिटी, डेमोक्रेसी को सिग्निफाई करने वाला 9th हाउस का, प्रजा के विपक्ष के और विपक्ष के 4th हाउस का स्कॉर्पियो साइन आता है, 4th हाउस में का स्वामी भी है। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत की हॉरोस्कोप में एरी साइन 12th हाउस अपमान होता है, जो भारत की कुंडली दिखाई है। 12वां घर अपमान का होता है। जेल, फॉरेन मैटर्स का भाव है। ये मंगल भारत की कुंडली में 2nd हाउस, इकोनॉमी, फाइनेंशियल पोजीशन, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट का स्वामी भी है, मतलब उस 2nd हाउस में प्लेस है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन के साथ साथ आसाम और पिछले अन्य इलेक्शन में मैनिपुलेशन, फ्रॉड, SIR आदि के खिलाफ विपक्ष, जनता, न्यायालय, जुडिशरी में इन्हें विपक्ष और जनता मिलकर के न्यायालय में इनको चैलेंज करेगी। ये आगे की भविष्यवाणी बता रहा 11 मई से जो मंगल बदलने के कारण वोट चोरी के खिलाफ जो सीधे सीधे डेमोक्रेसी की हत्या है, एक बड़े आंदोलन का कारण बनने के ग्रह योग बन रहे हैं। इकोनॉमी बर्बाद होगी, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर होगी। ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट में हिंसा भड़कने, सांप्रदायिक दंगे भड़कने, रुपया और कमजोर होना, भारत पर विदेशी कर्ज बढ़ेगा। देश में हिंसा भड़कने में पड़ोसी देश चाइना, सुन लीजिए, देश में हिंसा भड़काने में पड़ोसी देश चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल इंटरेस्ट दिखाएंगे। भारत के व्यापार पर अमेरिका, खाड़ी के देश और चाइना का कंट्रोल और बढ़ेगा। भारत व्यापार की दृष्टि से गुलाम बनने की तरफ बढ़ेगा। दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, अनेक प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप, आंधी तूफान आदि आएंगे। ये सभी काल का दंड भारत को 6 सितंबर 2025 को 7 वर्षों की मंगल की महादशा के रूप में पिछले 12 वर्षों में एक तानाशाह अधर्मी शासन को अंधभक्त बनकर सपोर्ट करने के रूप में अवश्य मिलेगा भारतीय लोगों को, क्योंकि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, भारत की दशा इस तरह की है। विश्व के बड़े देश भारत की डिप्लोमेसी, सॉवरेनिटी की धज्जियां उड़ाते हुए कई बार अपमान करेंगे। आपको अपमान से याद आ गया संजय जी, जस्ट अभी 2 दिन पहले एक न्यूज आई है, चाइना के एक मिलिट्री एक्सपर्ट ने ये एडमिट किया है कि भारत के पिछले वर्ष 4 दिन के पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में चाइना वाज इन्वॉल्व। एक्सेप्टेंस, और आपका मोदी जी वहां एससीओ समिट में पहुंच गए थे। चाइना पर आपका आरएसएस और बीजेपी के आईटी सेल अंधभक्त बोलते नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि हाँ उन्होंने पाकिस्तान की मदद की है। तो अब आप बताइए। अब मैं एक चीज और संजय जी आपके साथ में बताना चाह रहा था। दरअसल देखिए, आप कहते हैं ना जो मेरे पास, मैंने आपको एक गलती एडमिट कर ली ना, गलती ये थी कि डेटा पूरा नहीं था। जैसे ममता बनर्जी की कुंडली अगर अच्छी होती, और जिस चीज को आज हमने भी चिंतन किया कि हमने उनकी ओथ की कुंडली को देखा तो वहां पर संकट नजर आ रहा था, वो एक मिस्टेक थी। और ममता बनर्जी की मुझे बताइए, आप जब गणना होती है, जब कार्य शुरू होता है, आप तभी कुंडली बना लेते हैं। तो शुभेंद्र अधिकारी ने कल शपथ ले ली, तो जो शपथ का टाइम था, जरा मुझे वो बताइए कि शुभेंद्र अधिकारी का कार्यकाल कैसा रहेगा। जो मुख्यमंत्री खुलेआम कह रहा हो कि जिसने हमें वोट दिया हमें उसी का विकास चाहिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और वो एक मुख्यमंत्री, चुना हुआ मुख्यमंत्री हिंसक बात कर रहा है, कह रहा है कि जो हिंदुओं ने हमें वोट दिया, जो हमारा साथ देगा, हम उसका विकास करेंगे। तो इनका भविष्य तो मुझे अभी से नजर आ रहा है, बंगाल का भविष्य भी नजर आ रहा है, लेकिन आपके सितारे, आपके ग्रह क्या कहते हैं, कैसी है जन्मपत्री, इसका आकलन करके मुझे और बताइए। देखिए संजय जी, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि प्रोग्राम का कंटेंट हम जैसे हम काफी लंबा ना हो जाए, अगले प्रोग्राम में मैं जरूर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आज दर्शकों को भविष्यवाणी बता देता हूं। शुभेंदु अधिकारी ने लगभग 11 बजे के आसपास सुबह जो है, कल जो है ओथ जो ली है,
वो कर्क लगन में ली है। कर्क लगन में मंगल जो है 10वें घर का स्वामी होता है, 10वां घर होता है सत्ता का। उसमें सूर्य और बुध आते हैं। सूर्य तो एरोगेंट आ गया, जो आपने जो बताया ना, वो एक अहंकारी तरीके से सत्ता चलाएगा क्योंकि सूर्य उच्च का है उसमें। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई संजय जी, मैंने कहा ना कि काल दंड जरूर देगा भाई। अमित शाह मोदी का सपना, मैंने पहली बात तो कहा कि टीएमसी का आदमी आपने वहां पे चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी आरएसएस का आदमी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। और ये आदमी जिसका खुद पीए अभी हिंसा में मारा गया, तो संजय जी इसमें 12वें घर का लॉर्ड बुध मौजूद है। कर्क लगन में मिथुन राशि का आती है 12वें घर में, मिथुन राशि का स्वामी बुध भी मौजूद है। ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा इसको। बहुत ये शुभेंदु अधिकारी, आप प्रेडिक्शन की बात करें ना, कुंडली में अगले प्रोग्राम में जरूर दिखाऊंगा, ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। व्यापक हिंसा राज्य में फैलने वाली है क्योंकि मंगल और शनि 9वें घर में मौजूद हैं और मंगल की उस पीड़ित मंगल की, हमारे शास्त्रों में एक सिद्धांत है पाप ग्रहों का, अगर पाप ग्रह के साथ दूसरा पाप ग्रह हो तो वो डबल इफेक्ट हो जाता है। जैसे एक आप शराबी को एक AK-47 दे दो, आप एक शराबी को ना AK-47 दे दो तो वो कहां गोली चलाएगा पता नहीं है, तो उसको शास्त्रों में टेक्निकल टर्म का अगर डिवास्टेटिंग हो जाता है तो वो मंगल की दृष्टि चौथे घर पर जा रही है। चौथा घर प्रजा का होता है, डोमेस्टिक हालात का होता है, बंगाल आग में झुलसने जा रहा है। और आपको पता है संजय जी, मैंने आपको प्रोग्राम में 14 सितंबर का एक प्रोग्राम किया था, वो कुंडली जरूर दिखाइएगा। 14 सितंबर में मंगल की कुंडली मैं आप लोगों के पास से भेज दूंगा। जब मंगल ने राशि बदली थी, मैंने कहा था 7 वर्ष की मंगल की दशा शुरू हो गई है। उस 7 वर्ष की दशा में मंगल ने जो जहां पर बैठा है, मैंने कहा था आंदोलन के जरिए ही जाएंगे। देखिए भाजपा की कुंडली में भी है, दर्शकों में आपको ये भाजपा की कुंडली देख लीजिएगा, ये भाजपा की जन्म हॉरोस्कोप है, इसमें चंद्र कुंडली में देख लीजिएगा। चंद्र कुंडली में ये नीचे है, भाजपा नरेंद्र मोदी अमित शाह ये आराम से चुनाव में हार के नहीं जाएंगे, बल्कि जबरन किसी हिंसा या आंदोलन के द्वारा हटाए जाएंगे, या इनके इतना ग्रह युद्ध जैसे हालात हो जाएं कि इनको मजबूरी में हटना पड़ेगा। तो ये इनका सरकार का अंत जो है, दर्शकों आलोक मेरे से पूछ रहे थे ना कैसे होगा, ये इलेक्शन में हार कर नहीं होगा, ये जबरन हिंसा के द्वारा होगा, जिसका का बीज मैंने आपको बार बार कहा कि सूर्य जो है ईस्टर्न डायरेक्शन में बढ़ता है। इसीलिए रावण वाला आपको एपिसोड सुनाया कि रावण ने एक गलती की स्त्री का अपमान करने की, यहां पर भी एक स्त्री की अपमान कर दी। और कितने स्त्री प्रेमी हैं आप इसी से आप अंदाज लगा लीजिए संजय जी, कितने नफरत करते हैं ये 4 गुजराती में 2 गुजराती, और ये चारों के चारों वैश्य कम्युनिटी से आते हैं संजय जी। 2 नेता हैं, 1 नंबर 2 नंबर मोदी जी शाह, और 2 उद्योगपति हैं संजय जी। देश की एकमात्र महिला ब्राह्मण नेता ममता बनर्जी, वो जबरदस्ती किस तरह से हटाया गया है, हराया नहीं गया है। मैं आप मेरे दर्शकों मेरे शब्द को नोट कर लीजिएगा, उनको हटाया गया, हराया नहीं गया, वो तो जीती है इलेक्शन। आप जो मर्जी चाहे अपनी सोच रखिए, वो मैंने पहले कहा कि भगवान ने आपको दिव्य दृष्टि दी नहीं है कि ज्योतिष को समझ पाए। दूसरी बात, मायावती दलितों, आपके 79 ईयर आजादी को हो रहे हैं, इतनी महत्वपूर्ण और मजबूत नेता दलितों में आज तक नहीं हुई, वो इनको अपने साथ जोड़ के उनका सहयोग ले लेकर के आज उनका राजनीतिक जीवन खत्म कर दिया। सो दलितों की एक स्त्री वो भी थी। तीसरी स्त्री अपनी पार्टी के अंदर क्षत्रिय नेता वसुंधरा राजे, किस तरह से उनका राजनीतिक कैरियर लगभग बर्बाद कर दिया गया। और दर्शकों आपको याद होगा, इन्होंने बड़ा मुश्किल से पता नहीं किस मजबूरी में दिल्ली में एक महिला को जो वैश्य कम्युनिटी से आती है मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन संजय जी उसको भी पिटवा दिया उसके घर पर। एक गुजरात के आदमी ने पब्लिक मीटिंग में जब वो जो दरबार लगाती हैं, उनके बाल पकड़ के उनको जमीन पे गिरा के मारा था। वो न्यूज किस तरह दबा दी गई, उस गुजरात के आदमी का लीगल केस क्या हुआ भगवान जाने। तो लगातार आप देखिएगा, चूंकि संघ के लोग शादी करते नहीं है, मोदी जी शादीशुदा है नहीं, अमित शाह के कोई बेटी है नहीं, एकमात्र बेटा है, तो इनको स्त्रियों का सम्मान नहीं आता है दर्शकों। तो ये इसीलिए ये इनका अंत निश्चित है, और आप इसमें बिल्कुल चिंता मत करिए, जाने वाले हैं। चलते चलते संजय जी एक मॉरल स्टोरी के साथ आज प्रोग्राम समाप्त करेंगे, क्योंकि लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। मैंने आपको पहले बताया दर्शकों, ये जरूर राइटअप और जरूर शेयर करना चाह रहा हूं, ये जरूर दिखाइएगा कि जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसने वेस्ट बंगाल आसाम के इलेक्शन को जीतने के लिए पूरी तरह डेमोक्रेसी की हत्या कर दी, इस अपराध में बीजेपी, मोदी, शाह, आईटी सेल, सुप्रीम कोर्ट, कुछ हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पूर्ण रूप से सेंट्रल फोर्सेज, ब्यूरोक्रेट्स, मेन स्ट्रीम मीडिया,
जिसमें टीवी और प्रिंट में दोनों आते हैं और इंटेलेक्चुअल भी शामिल है। किस तरह से बंगाल का चुनाव लड़ा गया उसको जरा पॉइंट्स वाइज आपके बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों से भी आपने सुना होगा, वीडियोस देखे होंगे। मेरा काम है एक फैक्ट्स के रूप में, ये रिटन फॉर्म में मैं आपको देने जा रहा हूं, चिंतन आप जरूर करिएगा। बीजेपी का देश में इलेक्शन विन करने के षड्यंत्र, स्पेशली मोदी शाह द्वारा। मोदी ने सीजीआई को ईसी सिलेक्शन पैनल से हटाया, इलेक्शन कमिश्नर को कवरेज और प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे वो सरकार को रिगिंग और अन्य फ्रॉड मैनिपुलेशन में सपोर्ट करने के बाद पनिश ना हो पाए, लॉ पास किया। राजीव कुमार के पीरियड में यह किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वीडियो रिकॉर्डिंग नॉट नेसेसरी। ईसीआई ओपनली अक्यूज्ड ऑफ एडिंग लैक्स ऑफ वोट्स इवन आफ्टर वोटिंग एंडेड, मतलब वोट खत्म होने के बाद ही लाखों वोट जोड़ दिए जाते हैं। बीजेपी की 2024 में टोटल विनिंग लोकसभा सीट, जिसमें 70 क्वेश्चनेबल हैं, इनमें से 106 दूसरे दलों के भगोड़े हैं। फिर संघ और भाजपा की आइडियोलॉजी कहां है? ये तो कीचड़ मड फैलाकर उसमें लोगों को गिराकर और उन्हें अपने साथ जोड़ लिया गया है। नो सीसीटीवी फुटेज वोटिंग और काउंटिंग के समय का प्रोवाइड करना। अब तो बंगाल इलेक्शन में टीएमसी के काउंटिंग ऑब्जर्वर्स को भी 12 बजे के बाद मार पीट करके बाहर कर दिया गया था, ऐसा टीएमसी आरोप लगाती है। वोटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्टेन डेज तक डेटा ईवीएम का रिमूव ना करने का पालन नहीं किया जा रहा है। रैंडमली 5% ईवीएम्स, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट सहित की वेरिफिकेशन, जिसे एक कैंडिडेट रिजल्ट्स के 7 डेज के अंदर रिटर्न रिक्वेस्ट कर सकता है, कि एससी के ऑर्डर्स को भी मानने से इन्होंने इनकार कर दिया, कहीं नहीं माना जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज आर रिलीज नेक्स्ट डे और समटाइम्स आफ्टर 2-3 days by using defective and manipulated software. SIR is doing in different states and lakhs of votes are deleted, especially in the winning seats of opposition parties. Elections stretched across multiple phases. Even results are announced. It is a fixed match for manipulation. Continued suspicion around EVMs. संजय जी, एक और चीज, भाजपा के नेताओं के द्वारा अनेक बार हेट स्पीच, कम्युनल स्टेटमेंट देने के बाद भी आचार संहिता के उल्लंघनों के कानून के आधार पर कार्रवाई न करना, जिसमें मोदी शाह द्वारा सबसे ज्यादा बार किया जा रहा है। अमित शाह का 22 अप्रैल का बयान आपको याद है संजय जी? इससे पता लग जाएगा आपको कैसा कितना मैच फिक्स था। दमदम रैली में कहा था, भाइयों बहनों 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होंगे, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड और 1 बजे काउंटिंग खत्म और दीदी टाटा गुड बाय। अमित शाह जोशी हैं क्या? अमित शाह भगवान है जो पूरी इवेंट्स को समझा रहे हैं और वैसे ही सब कुछ हो रहा है। याद है, ज्ञानेश गुप्ता कई वर्षों तक अमित शाह के अंडर में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से काम कर चुके हैं। एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर ने इनके बारे में कहा, जो ईसीआई में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के 79 ईयर्स की हिस्ट्री में ज्ञानेश गुप्ता सबसे घटिया और भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर है, राजीव कुमार उसके बाद आता है। इन लोगों ने विश्व में भारतीय ब्यूरोक्रेसी की वर्किंग पर बहुत प्रश्न चिन्ह लगाकर उसकी रेपुटेशन लोएस्ट लेवल पर कर दी है। जिस तरह से बंगाल में हजारों की संख्या में स्टेट ब्यूरोक्रेसी को ईवीएम, एसडीएम, तहसीलदार लेवल वीडियोस भी बदला गया, लाखों की संख्या में फोर्सेज इंक्लूडिंग मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई। लोकल बंगाल की ब्यूरोक्रेसी को काउंटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। हजारों की तादाद में चुन चुनकर अपने फेवरेट आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स को ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर्स बना के तैनात किया गया, जैसे एक दुश्मन देश पर हमला किया जा रहा है। इसलिए ममता बनर्जी, जो कि वर्तमान में एकमात्र देश की ब्राह्मण महिला है, नेता है और मुख्यमंत्री भी थी, उन्हें हटाया गया है, फोर्सबली हराया नहीं गया है। ये और सोचिए, उन्होंने एक और महिला का अपमान किया। जेएनके में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई और उसका भी राजनीतिक कैरियर लगभग उन्होंने खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक और मैंने आपको संजय जी बताया कि मोदी तो स्वयं अपनी पत्नी को छोड़कर कई वर्षों से उनका अपमान करने का पाप कर चुके हैं। कोई स्वयं की औलाद भी नहीं है। मधु किशोर, डॉक्टर स्वामी द्वारा उनके ऊपर मानसी सोनी आर्किटेक्ट जो थी से लेकर कई महिलाओं को यौन शोषण के आरोप उन पर लगाए गए, जिनका आज तक मोदी जी ने जवाब या खंडन नहीं किया। चाइना, यूएसए में इनके ऊपर अय्याशी करने के आरोप भी इन लोगों ने लगाए हैं, उसका भी कोई खंडन नहीं किया। डिग्री भी इनकी नकली है। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में उनके और उसके गैंग्स, यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू से इनके संबंध हैं। इनके मंत्रियों के नाम है, लेकिन क्योंकि नैतिकता मर चुकी है, इनकी भी, आरएसएस की भी, कोई एक्शन कार्रवाई नहीं हुई। अमित शाह के कोई कन्या नहीं है, मैंने पहले कहा, और यही हाल आदित्यनाथ का, जिनकी शादी नहीं हुई। और सबसे ऊपर आरएसएस का संगठन, जो अपनी संस्था में सम्मान तो दूर, किसी तरह
का पद भी महिलाओं को नहीं देता। इसलिए नारी वंदन, नारी सम्मान केवल पाखंड है, इनके लिए एक चुनाव जीतने का ढोंग है। 4 मई को 2026 के जो 5 राज्यों के चुनाव का जो मैंने आपसे कहा था कि 404 सीटों में से केवल 8 सीटों पर, मतलब तमिलनाडु में 234 में से 1, केरल में 140 में से 3, पुडुचेरी में 30 में से 4, टोटल 404। और यानी मोदी मैजिक 404 सीटों में से केवल 8 सीटों पर रहा, अर्थात 2% से भी कम। देशवासी चिंतन करें कि दक्षिण भारत के लोगों की कॉन्शियसनेस कितनी पावरफुल है कि वो इन पाखंडी लोगों, इनकी पार्टी आइडियोलॉजी को कितना समझते हैं और इनको लिफ्ट नहीं देते। शायद इसलिए भी कि वर्तमान भारत के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म किष्किंधा के राजा के घर हुआ था, जो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में पड़ता है। यानी सच्चा श्री हनुमान जी का भक्त इन काल नेमी राक्षसों के वंशजों को समझ सकता है, इनके पाखंड में कभी फंसेगा नहीं। संजय जी, एक चीज और मोदी का एक सच और जान लीजिए, मोदी भाजपा का हिंदू मुसलमान भेदभाव पाखंड या सच जान है। मोद घांची, जिनका मुख्य रूप से ऑयल प्रेसिंग, तेल निकालने का ट्रेडिशनल बिजनेस रहा है, इसलिए मोदी सरनेम जो मोद से बना है, हिंदू, जैन, पारसी और मुसलमानों में भी मिलता है। खाड़ी के देशों में ये सरनेम मुस्लिम में भी मिलता है, मुसलमानों में भी पाया जाता है मोदी सरनेम। ये संजय जी, ये सामने है आपके, ये सच लाना जरूरी था, नहीं तो देशवासी कैसे जानेंगे। नरेंद्र मोदी का बचपन से मुस्लिम प्रेम। नरेंद्र मोदी के एक बचपन के बहुत क्लोज मित्र थे जसूद खान पठान। बचपन में इनका परिवार वडनगर गुजरात में मुस्लिम इलाके के पास ही रहता था, इसलिए बचपन से ही इनके कई मुस्लिम मित्र थे। जसूद पठान नरेंद्र मोदी के स्कूल के सहपाठी भी थे। उनका इनके घर में बहुत आना जाना था। स्वयं नरेंद्र मोदी कई बार बता चुके हैं कि बचपन में वे मुस्लिम पड़ोसियों के साथ ईद मनाते थे। उनके घर मुस्लिम परिवारों के घर से खाना भी आता था। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी के भी एक करीबी दोस्त मियां भाई राम सादा के बेटे अब्बास राम सादा भी कुछ वर्षों तक मोदी के परिवार के साथ उनके घर में ही रहे थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद दामोदर दास मोदी ने उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए वडनगर उनके गांव से बुला लिया था। अब्बास को नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन बहुत प्यार करती थी, सदैव उनके पसंद के व्यंजन बनाकर उन्हें खिलाती थी। अब्बास बाद में ऑस्ट्रेलिया में बस गए। ये सारी की सारी बातें मैंने अब्बास द्वारा एक इंटरव्यू में जो दी गई थी उसके रेफरेंस से बता रहा हूं, मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है। और दर्शकों सुन लीजिए, भाजपा सरकार मोदी शाह का खाड़ी के देशों, मुस्लिम देशों से प्रेम और व्यापार का सच। इंडिया रन सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा विद मोस्ट मेजर मिडिल ईस्ट कंट्री, जो मुस्लिम कंट्री हैं, ड्यू टू लार्ज इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल्स, while exporting goods like jam, jewelry, pharmaceutical, machinery, food products and textile. डेटा है ये 24-25 अकाउंटिंग ईयर का एंड 2025-26 का। यूएई के साथ में, दुबई के साथ, यूएई के साथ डेफिसिट है 26 to 27 बिलियन डॉलर का। मतलब हम इंपोर्ट करते हैं 63 to 64 अमेरिकन बिलियन डॉलर और एक्सपोर्ट करते हैं ओनली 36 to 37। तो डेफिसिट आया 26 से 27 बिलियन डॉलर का, अमेरिकन डॉलर का। सऊदी अरबिया के साथ डेफिसिट है 18 to 20 बिलियन का, इंपोर्ट है 32 बिलियन का और एक्सपोर्ट ओनली 11 to 12 बिलियन का है। कतर के साथ डेफिसिट है 10 to 11 बिलियन का, इंपोर्ट 12 बिलियन, एक्सपोर्ट ओनली 1.7 बिलियन। कुवैत, ओमान, बहरीन डेफिसिट आता 49 बिलियन का, इंपोर्ट 105 बिलियन डॉलर का इन तीनों देशों के साथ, वाइल एक्सपोर्ट 56 बिलियन डॉलर का। टोटल ट्रेड डेफिसिट आपके खाड़ी के देशों के साथ है 107 बिलियन डॉलर का, 107 बिलियन अमेरिकन बिलियन डॉलर। इसके अलावा दर्शकों पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, रशिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है हमारा 58.9 बिलियन और इसी तरह चाइना और वियतनाम का मिलाकर व्यापार घाटा 150 बिलियन डॉलर है। आप जिसको सरकार को आप जान रहे हो, पूज रहे हो, उसका सच तो जान लो। इसका अर्थ है कि नरेंद्र मोदी के 12 सालों के मनुष्य पीरियड में देश आर्थिक रूप से कितना विदेशों पर डिपेंडेंट हो गया है। हमारे पब्लिक सेक्टर सरकारी पीएसयू कमजोर कर दिए गए हैं। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया शमशान पहुंच गए हैं। भारत लगभग आर्थिक रूप से विदेशी गुलाम बन गया है। जिस दिन चाहे ये देश भारत के पूरे व्यापार को ठप कर सकते हैं, हमारे देश पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी से लेकर चिप्स, फार्मा, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, डिफेंस इक्विपमेंट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सभी आइटम्स में इन सभी देशों का कब्जा है। खाड़ी देशों में इन्वेस्टमेंट भी सुन लीजिए मोदी जी, यहां पर इसलिए बताना जरूरी था
कि यहां पर ये देशवासियों को भ्रमित करते हैं, भ्रम फैलाते हैं हिंदू मुसलमान करके, और टोटल मुसलमानों के देशों पर इन्होंने अपने आप को उनके गुलाम बन चुके हैं ये खाड़ी के देशों के। इसीलिए देखिए यूएई पे अटैक किया अभी ईरान ने, तो मोदी जी तुरंत कमेंट कर देते हैं, लेकिन अयतुल्ला खुमैनी मारे गए, 168 बच्चियों की निर्मम हत्या हुई, उस पर मोदी जी की टिप्पणी आज तक नहीं आई है। गाजा में 70,000 इजराइल ने मार दिए, इजराइल के ऊपर एक टिप्पणी नहीं कहते हैं मोदी। खाड़ी देशों में भारत के कॉर्पोरेट का इन्वेस्टमेंट सुन लीजिए, पैसा कितना किसका कहां लगा है, ये भी सच आपके सामने आना चाहिए कि मुसलमानों का पैसा हमारे यहां लगा हुआ है और हमने अपना पैसा वहां उनके यहां लगा रखा है। इस तरह से आप उनके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है और गुलाम होने के लिए तैयार है। जीसीसी का क्यूमुलेटिव एफडीआई भारत में 31 बिलियन प्लस है, जो सितंबर 25 तक का कहा गया है, और जिसमें अकेले यूएई सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, 7th और 4th है, जिसका इन्वेस्टमेंट 25 बिलियन के आसपास है, और सऊदी अरब का 3.25 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट है हमारे यहाँ, कतर का 1.5 बिलियन डॉलर है हमारे, और ये ज्यादातर भारत के आईटी, सॉफ्टवेयर, पावर ट्रेडिंग सर्विसेज में हो रहा है। इसके विपरीत भारत के कॉर्पोरेट रिलायंस, अदानी, एलएनटी, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा ने लगभग 20 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रखा है हमारे कॉर्पोरेट ने इन देशों में। सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत का, इन भारत के उद्योगपतियों का, वो यूएई में है। मतलब यूएई ने हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कर रखा है और हमने यूएई में कर रखा है। इसलिए यूएई अगर बर्बाद हुआ, ईरान ने तो ठान लिया कि अगर वो अमेरिका का पिट्ठू, इजराइल का पिट्ठू बनेगा, ईरान उसको तबाह कर देगा, तो भारत के लिए बहुत खतरा है, भारत के व्यापार के लिए। क्योंकि यूएई में लगभग 18.5 बिलियन डॉलर हमारे यहाँ के उद्योगपतियों ने पैसा लगा रखा है। सऊदी अरेबिया में 0.5 बिलियन है और ओमान में 0.6 बिलियन है। एक और सच मोदी जी का आप सुन लीजिए, मोदी, शाह, योगी की भाजपा सरकार के गौमांस व्यापार का सच सुन लीजिए। इनमें कई मंत्री गौमांस खाने की बात स्वीकार कर चुके हैं। गाय के वध की पश्चिम बंगाल और केरल में पहले ही अनुमति है। मोदी सरकार में भारत दुनिया का सबसे बड़ा गौमांस, बीफ के निर्यात, एक्सपोर्ट का देश बन चुका है। इसका व्यापार लगभग 3 to 4 बिलियन का है एनुअल। फॉर्मर सीजेआई दिल्ली हाईकोर्ट राजेंद्र सच्चर की एक रिपोर्ट के अनुसार इस गौमांस के व्यापार में 95% व्यापारी हिंदू हैं और बॉम्बे के 14 कत्ल खानों में से 11 जैनों के हैं, जो अमित शाह भी जैन बनिया है। बॉम्बे के 14 कत्ल खाने हैं, उसमें 11 जैनों के हैं, द्वारा ओन्ड है। 2014 के बाद मोदी सरकार में गौमांस के व्यापार में 16% से ज्यादा की वृद्धि हुई है, 16% से ज्यादा, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा या दूसरा एक्सपोर्टर बन गया है। देशवासी चिंतन करें, गौ माता की रक्षा करने का ढोंग पाखंड करने वाले मोदी, शाह, योगी, इनके धीरेन्द्र शास्त्री, रामभद्राचार्य, रामदेव, कैलाशानंद जैसे ढोंगी फ्रॉड महात्मा गौ रक्षा की बड़ी बड़ी बातें करके देशवासियों को गुमराह करते हैं। इनके मवाली सड़क छाप संगठन गौ रक्षा के नाम पर निर्दोषों की पीट पीट करके हत्याएं कर देते हैं। और संजय जी, चलते चलते बहुत सारी बातें हैं। एक और आपको एक मॉरल स्टोरी के साथ आज दर्शकों 5 मिनट का मुझे समय दीजिए, फिर मैं आप का प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा आज का, क्योंकि एक मॉरल स्टोरी है जिससे आप समझ जाएंगे कि मेरा कहने का आशय क्या था, इसको इन लोगों को क्यों नहीं पहचान पा रहा। अज्ञानता एक अंधकार और मानव जाति के लिए शराप है। इग्नोरेंस इज ए डार्कनेस एंड कर्स फॉर ह्यूमैनिटी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, आस्क बीरबल, अविद्या क्या है, इग्नोरेंस क्या है। बीरबल ने कहा, आप मुझे 4 डेज की लीव दे दीजिए, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। अकबर एग्रीड एंड गेव हिम 4 डेज ऑफ। इसके बाद बीरबल एक मोची कॉबलर के पास गए और कहा कि भाई मेरे लिए एक जूती बना दो, शू बना दो, का पेयर बना दो। इस लेंथ शुड बी 1.5 feet एंड दी विड्थ 1 बित्ता। 1 बित्ता कहते हैं स्पान ऑफ ए हैंड, एक हाथ की चौड़ाई, हाथ के पंजे की। इसमें डायमंड्स और प्रेशियस जेम्स लगा देना, फिर इसे गोल्डन और सिल्वर धागों से स्टिच कर देना। डोंट वरी अबाउट द मनी, बीरबल सेड, आई विल पे व्हाटएवर यू आस्क। द कॉबलर एग्रीड एंड सेड, come and collect them on 3rd day. On the 3rd day, बीरबल received the shoe. पेमेंट करने से पहले उन्होंने मोची कॉबलर से एक वचन लिया कि वो इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएगा। He would never mention these shoes to anyone under any circumstances. उसके बारे में हमेशा अज्ञानी, इग्नोरेंट बना रहेगा। इसके बाद बीरबल ने एक जूती को अपने पास रखा और दूसरी को एक मस्जिद में फेंक दिया। अगले दिन मौलवी क्लेरिक मस्जिद में आए, अजान की कॉल देने के लिए आए। अजान मतलब प्रेयर।
उन्होंने हीरे जवाहरातों से जड़ी सोने चांदी के धागों से सिली गई इस जूती को देखा. Then he thought this cannot be an ordinary human shoe. It must surely belong to Allah. Allah Miya himself, who must have come for namaz, prayer के लिए आए होंगे और शायद वो गलती से भूल गए होंगे. So he placed the shoe on his head, अपने माथे से लगाया, and on forehead, and और उसको चाटने लगा, lovingly उसको चाटा with great devotion. खूब जूती को चाटा उसने, क्योंकि वो जूती तो अल्लाह की थी. अज्ञानता के कारण वो मान बैठा था. वहां पर उसने उस जूती को सभी लोगों को दिखाया. सभी कहने लगे हाँ भाई ये जूती तो अल्लाह की ही रह गई होगी. उसके बाद वहां सभी लोगों ने सर पर उसको रखा और उन्होंने भी उसको चाटा, खूब चाटा. दिस न्यूज eventually reached Akbar. He said, show it to me as well. जब अकबर ने उस मैग्निफिसेंट शू को देखा, उसने भी डिक्लेयर कर दिया, दिस इज इंडीड अल्लाह शू. He too placed it on his head, licked it lovingly and ordered, keep this shoe safely in the mosque in a respectable place. बीरबल की 4 दिन की छुट्टी खत्म हो गई दर्शकों, और जब वो दरबार में आए वापस, अकबर का अभिवादन करके चुपचाप एक उदास चेहरा लिए, ग्लूमी चेहरा लिए खड़े हो गए. अकबर ने पूछा, व्हाट हैपेंड? व्हाई इज योर फेस सो डाउनकास्ट एज इफ इट हैज 10 कॉर्नर्स? बीरबल, तुमने अपना चेहरा क्यों 10 कोने का बना रखा है? तब बीरबल ने कहा, राजन, हमारे यहाँ चोरी हो गई है. अकबर ने पूछा, क्या चोरी हो गई है? बीरबल ने उत्तर दिया, हमारे ग्रैंडफादर की जूती थी और जो हीरे जवाहरात उसमें जड़े हुए थे, सोने चांदी से सिली हुई थी, और चोर उनमें से एक उठाकर ले गया. अब सिर्फ एक बची है मेरे पास. अकबर ने पूछा, क्या वो एक जूती तुम्हारे पास ही है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मेरे पास ही है. फिर उन्होंने वो जूती अकबर को दिखाई. अकबर का माथा ठनका और उसने मस्जिद से दूसरी जूती मंगाई और बोला, या अल्लाह, मैंने तो सोचा था कि ये जूती तो अल्लाह की है और मैंने तो इसे चाट चाट करके चिकनी कर दिया. Akbar face turned pale as he realized what had happened. He immediately sent for the other shoe from the mosque and exclaimed, "Oh Allah, I thought this was your shoe. I licked it so much that it made it shiny and smooth." Birbal smiled and said, "Your Majesty, this is avidya." तो आशय यह है, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि बीरबल ने कहा कि देखो हुजूर, ये ही इसी को अज्ञान अविद्या कहा जाता, कि आपने जाने पहचाने बिना, उसके बारे में तथ्य को इकट्ठा किए बिना आपने उसको अल्लाह का मान लिया, उसको चाट चाट करके चिकना बना दिया. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, पीपल नो नथिंग येट दे ब्लाइंडली फॉलो द क्राउड लाइक शीप. ये इसी को भेड़ चाल कहते हैं. हमें पता कुछ भी नहीं है और सिर्फ भेड़ चाल से चले जा रहे हैं. किसी भी बात, व्यक्ति, संगठन, साधु संत, महात्मा, राजनीतिक पार्टी, चुनावी भाषणों, मैनिफेस्टो, गोदी मीडिया, डिबेट्स, कवरेज, न्यूज एंड स्टोरीज पर आंख मूंद करके बिना फैक्ट्स फाइंडिंग के भरोसा कर लेते हैं और अपनी जानवरों, खासतौर से डॉग लाइक बार्किंग एनिमल्स की तरह प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं. उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना शुरू कर देते हैं. अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार, समाज, देश का मानसिक हेल्थ खराब कर लेते हैं. हिंसा करते हैं, हेट स्पीच, किसी धर्म के खान पान, उनकी जीवन शैलियों पर टिप्पणी करने लगते हैं. इनमें बड़े बड़े लोग, जजेस, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, साधु संत, महात्मा, गुरु, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, मीडिया एंकर्स भी हैं, मीडिया चैनल के मालिक भी हैं और अनइंटेलेक्चुअल भी शामिल हैं, गरीब अनपढ़ों के साथ साथ. ये ही एक सैड स्टोरी अंधभक्ति यानी अज्ञानता की है. देशवासियों, विशेष रूप से मिडिल क्लास, इंटेलेक्चुअल्स, कॉर्पोरेट, ब्यूरोक्रेट, एक्टर्स, जुडिशरी, मीडिया, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट को आत्मचिंतन करना चाहिए कि 2014 में सत्ता में आई सरकार, उसका शीर्ष नेतृत्व आरएसएस, वीएचपी, उनके मवाली संगठनों, बजरंग दल आदि, उनका आईटी सेल, ठीक ऊपर वाली कहानी स्टोरी की तरह एक फेक आइटम हीरे जवाहरात वाली जूती को 12 वर्षों से चाट चाट कर उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है. उसको चिकना बना दिया है. चिकना बनाने का मतलब ईगोइस्टिक और संवेदनहीन बना दिया, इनसेंसिटिव बना दिया है, जिससे ये शासन अब देशवासियों को बर्दाश्त से बाहर है. अब इसका अंत निश्चित है. और हनुमान जी की प्रार्थना के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त करूंगा. बाकी शेष और अन्य जानकारी अगले प्रोग्राम में जरूर लेकर के आऊंगा. श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचार. बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार.
बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकास। जय श्री राम, जय हनुमान। हीरे वाली जूती की जरूर ध्यान रखिएगा, उसको चाट चाट करके चिकना आप बनाना बंद कर दीजिए, आंखें खोलिए अपनी। जय श्री राम, जय हनुमान। ये थे राजीव नारायण जी। और आपको पता है कि हमारा नेशनल चैनल बंद हुआ, लेकिन सरकार जब हमारा एक चैनल बंद करती है दूसरे चैनल पर बाढ़ आ जाती है। हमारे 4 PM यूपी के 19 लाख सब्सक्राइबर हो गए, जरा से दिनों में लाखों सब्सक्राइबर बढ़ गए। ये आपका प्यार है कि देश भर के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि हमारे साथ बने रहते हैं। आपका ये साथ चाहिए। मैं देखो जज संजय बड़े मन से ब्लॉगिंग का चैनल बना रहा हूँ, बराबर में लोगो है, आज ही इसको सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइएगा कैसा लगा। बाकी 17 चैनल की लिस्ट है, इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसे भी सब्सक्राइब करिएगा। आपका अपना चैनल है, आपके प्यार के बदौलत में सरकार से लड़ पा रहा हूं। नीचे ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन दबा के अगर मेरी कुछ आर्थिक मदद करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये वो दौर है जब इतिहास में लिखा जाएगा कौन सरकार के चरणों में था और कौन सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहा था। आपका ये भाई सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।